जी अस्सलाम वालेकुम भाई। दिन रात आप हजरात एक कर रहे होंगे, कभी चाचू के घर जाके लेक्चर ले रहे होंगे, कभी मामू के घर, कभी फुफ्फो के घर, लेकिन बस लेक्चर लें किसी तरह। मेरे ख्याल से ये जो तीनों लेक्चर हैं इनमें एक दूसरे से लिंक नहीं है लेक्चर्स का, और आज वाला भी जो लेक्चर होगा शायद इसका कल वाले से कोई खास लिंक ना हो। अच्छा, एक काफ़ी है ये वाली। अच्छा जी, IS 38 में कल हमने नोट बनाया था, तो नोट के नीचे क्या क्या लिखना था मुझे बताएं। नोट के नीचे आप लोगों ने लिखना था मेजरमेंट बेसिस, इसी तरह लाइफ, और वो सारी चीज़ें जो हमने क्लास में डिस्कस की थी। इसके अलावा एक नोट बनता होता है FR 1 में सरप्लस में मूवमेंट का। बनाना चाहें आप बना दें, वैसे ICAP को खास IS 38 में बना नहीं रहा, बनाना चाहें बना दें, उसका ज़्यादा फोकस IS 38 के जो मेन नोट है उसके ऊपर ही है। अच्छा जी, कल हम एथिक्स पढ़े थे जी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट को, हाँ डिसमेंटलिंग कॉस्ट को प्रोविजन लिखा हुआ था, ये मैंने कहा था बहस छोड़ दें, टेस्ट के अंदर भी और सारी चीज़ों के अंदर। बस एक छोटी सी चीज़ याद रखें, डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू को एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। इसके अलावा P&L में उसके एक्सट्रैक्ट्स और बैलेंस शीट में उसके एक्सट्रैक्ट्स वो मैंने सोल्यूशन में स्काई ब्लू में हाईलाइट कर दिए थे, ताकि वो आपकी समझ में भी नहीं आने, तो इसलिए उनको इग्नोर कर दें। अच्छा, एक और चीज़ चलें, आप भाई ने डिस्कस कर ही ली है तो ये देख लें। ये लेसी ने कौन सा रेट यूज करना है, लेसर ने कौन सा रेट यूज करना है, दिस ऑल इज इन योर नॉलेज। अब एक चीज आ जाती है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के एंड पे प्लांट डी इंस्टॉल होने। अब ना वो लेसी का रेट है ना वो लेसर का रेट है। अब वो असल में ये है कि एंड पे मजदूरों को जो आपने पैसे देने हैं वो कितने हैं। इसलिए एक लाइन डाली थी उसने टेस्ट 5 में भी और पास पेपर क्वेश्चन 12 में भी, डिस्काउंट रेट ऑफ 12% में बी एज्यूम्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। जहां कहीं आपको डिस्काउंट रेट यूज करने की जरूरत पड़े और गिवन ना हो तो ये रेट यूज कर लेना। अब लेसी में भी हमें पता है कौन सा रेट यूज करना है, इंप्लिसिट वरना इंक्रीमेंटल बोरोइंग। लेसर सिंपल में हमें पता है हमेशा इंप्लिसिट रेट यूज करना है, और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में हायर ऑफ करके यूज करना है। अब ये सब सारा हमें पता है, तो इसके अलावा अगर कोई डिसमेंटलिंग को डिस्काउंट करना पड़ जाए तो फिर ना लेसी का रेट, ना लेसर का रेट, ना और किसी चीज का रेट, वो कहता है वेयर एवर जहां गिवन ना हो तो ये रेट यूज कर लो। इसलिए डिसमेंटलिंग के लिए हमने ये रेट यूज किया था। बहरहाल डिसमेंटलिंग को प्रोविजन कहते हैं, क्या कहते हैं, और आगे इसके ऊपर एक लंबी बहस है, वो इंशाल्लाह हम IS 37 के अंदर जो है वो करेंगे। अच्छा जी, कल एथिक्स में हमारे 2 चीजें हो गई थी। अब मेरे ख्याल से नफ हो गया, अब मैं जितना खींच सकता था चीज़ों को खींच लिया। अब अल्लाह करे कल से क्लासें शुरू हो जाएं तो IS 12 की तरफ हमें रिज्यूम करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा चीज़ों को नहीं खींचा जा सकता। ज़बरदस्ती IS 38 के सवाल कराए गए, पिछली क्लासों में IFRS 16 के सवाल कराए गए कि किसी तरह आपका IS 12 डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर अब इसी तरह हालात रहते हैं तो कल से हम IS 12 का सवाल फिर करेंगे मजबूरन। आज भी किसी तरह क्लास को खींच लेते हैं IS 12 के बगैर। वक्त तो आपका ज़ाया हो रहा है, लेकिन शायद कल और परसों कीमती ही बना हो। इंटेग्रिटी, परसों वाला सवाल तो IS 38 का बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन सवाल था, क्योंकि उसने एक पूरी दुनिया खोल दी थी हमारे सामने। अच्छा जी, इंटेग्रिटी में ये हमने पढ़ा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। अच्छा, एथिक्स में एक बात जरा गौर से सुन लें और समझ लें, जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली हुई। एथिक्स के चैप्टर में एक कंपनी है जिसका नाम है नेस्ले। इसको हम कहेंगे एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। इसने हमें क्या दी हुई है, नौकरी दी हुई है, तो इसलिए नेस्ले को कहेंगे एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। नेस्ले में एक सीए नहीं होगा, नेस्ले में एक सीए नहीं होगा। भाई उधर नोट्स देखें किसके पास नहीं है और ला के दें। नेस्ले में CFO होगा, वो भी सीए होगा, अकाउंट्स मैनेजर होगा, वो भी सीए होगा। अगर नेस्ले में ये अकाउंटेंट्स हैं तो ये नेस्ले में अकाउंटेंट्स क्या काम कर रहे होंगे, नेस्ले के जनरल एंट्रीज कर रहे होंगे, नेस्ले का P&L बना रहे होंगे, नेस्ले की बैलेंस शीट बना रहे होंगे, नेस्ले के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर्स बना रहे होंगे। इनके ऊपर एथिक्स का चैप्टर लगना है। अगर नेस्ले का कोई ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिट करने आ जाए तो इन लोगों के ऊपर ये वाली चीजें अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। उनके लिए अलग एथिक्स हैं जो आप ऑडिट की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। हमारे 2 हो गए थे। नंबर 1, एक हमने कौन सा कर लिया था, इंटेग्रिटी, और दूसरा आज हमने पढ़ना है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के लिए
ये मेरे ख्याल से ना थोड़ी तरतीब आगे पीछे हो गई है, आपको मैंने फोटोकॉपी दी है सफ़े, ये निकालें जी, ये आज मैं नोट्स में अटैच कर दूंगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ये नोट्स डाउनलोड कर लें, ऑनलाइन वाले हजरात और फिजिकल वाले हजरात। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में क्या चीज़ें आएंगी? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में दो चीज़ें हैं। नंबर 1, अटेन एंड मेंटेन। फर्क बताएं अटेन एंड मेंटेन का। आपने ना सिर्फ अपना प्रोफेशनल नॉलेज अटेन करना है, बल्कि अटेन करने के बाद मेंटेन भी करना है। आपने बचपन में सुना होगा पोजीशन लेना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है। तो लेने को अटेन करना कहते हैं और मेंटेन करने को बरकरार रखना कहते हैं। तो जब आप सीए कर लेंगे, इधर ही बैठ जाओ ना, जल्दी करो, इधर बैठ जाओ। जब आप सीए कर लेंगे, भाई नोट्स ला दें, जब आप सीए कर लेंगे तो दो काम आपने करने हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर अटेन भी करना है अपना नॉलेज और मेंटेन भी करते रहना है। अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशनल नॉलेज क्या होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज अटेन भी करना है, मेंटेन भी करना है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कॉम्पिटेंट सर्विस। आपको अगर आरओयू की और लीज लाइबिलिटीज की एंट्रीज और डिस्काउंटिंग सही आती होगी, तभी आप जाके इनको अच्छी सर्विस दे सकेंगे। तो नेस्ले का नाम कल बताएं हमने क्या रखा था? ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बता दें जी, कॉन्फिडेंशियलिटी में पहली चीज, सॉरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में पहली चीज क्या होगी? अटेन एंड मेंटेन नॉलेज एंड स्किल्स। मकसद इसका सो दैट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स अ कॉम्पिटेंट सर्विस। दूसरा काम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में, एक्ट डिलीजेंटली। नो, व्हाट इज डिलीजेंटली, ये मैं यहां बताऊंगा। एक्ट डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड, ऑलमोस्ट वही बात हो गई, एप्लीकेबल टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को आपने फॉलो करना है। नो, व्हाट इज डिलीजेंटली? डिलीजेंटली ये होता है होश से काम करना है। जो ऑर्गेनाइजेशन में टास्क हो रहा है उसकी जो डिमांड्स हैं उनको मीट करना है। मिसाल के तौर पे घर के अंदर फंक्शन हो रहा है शादी का, अब आप जो है वो शादी के फंक्शन के लिए वलीमे की आपकी ड्यूटी लगी, आपने वो सारा फंक्शन अरेंज करना है। तो जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं अक्ल से उनको लिस्ट डाउन करना है और फिर अरेंज करना शुरू करना है। इसी तरह आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको टास्क दे दिया गया कि आपने अगले 5 सालों का बजट बनाना है। तो अगर आपको टास्क दे दिया गया नेस्ले का अगले 5 सालों का आपने बजट बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप डिलीजेंटली देखेंगे अगले 5 साल में हम बेचेंगे क्या, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड खर्चे, इन्फ्लेशन, बस अकल लगा के काम करना है। ये सिर्फ अटेन और मेंटेन नॉलेज काफी नहीं होता, होश हवास में रह के काम करना भी जरूरी होता है। तो व्हाट डज इट मीन, ये पहली रो में दे दें। एक्ट डिलीजेंटली, व्हाट डज इट मीन? इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ असाइनमेंट। जो आपको असाइनमेंट दी गई है उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करना, डेट इज कॉल्ड एज एक्ट डिलीजेंटली। अच्छा जी, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स। क्या IFRS 16 में कल कला कुछ चेंजेस आ सकती हैं? आ सकती हैं। हमारे जमाने में IAS 17 पढ़ाया जाता था, आपने तो नाम ही IAS 17 पहली दफा सुना है, आपने तो IAS 16 सुना हुआ है, वो PP है। IAS 17 होता था लीजेस, IAS 17 डिलीट हो गया हुआ है, IAS 17 डिलीट हो गया हुआ है, इसकी जगह पूरा स्टैंडर्ड ही नया आया, IFRS 16। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा सीए करने के बाद? अब मैं आपको ये नहीं कह सकता था कि मेरे टीचर्स ने मुझे IAS 17 पढ़ाया था, मैं आपको कैसे IFRS 16 पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने इस चीज को फॉलो किया है, मैंने कॉन्टिन्यूइंग अंडरस्टैंडिंग की है, रेलिवेंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपनी रखी है। इसको ICAP वाले कहते हैं CPD, कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वो भी किताब में हम देखते हैं इंशाल्लाह सारा। ये सिर्फ समराइज किया गया चीजों को, याद तो हमने किताब से ही करना है ताकि याद करना आसान हो, करना किताब से है, ये याद रखने के लिए है। बता दें जी अब दो चीजें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर में, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज, उसमें फिर कॉन्टिन्यूइंग बेस के ऊपर आप अपने आप को अपडेट करें। दूसरा, एक्ट डिलीजेंटली इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, उसमें फिर असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करें। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर,
कंप्लाइंग विद दिस प्रिंसिपल, अगर आप इस प्रिंसिपल को कंप्लाई करना चाह रहे हैं, कंप्लाई क्या करना होता है, फॉलो करना, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाह रहे हैं तो सीए शैल क्या करें फिर, बताएं सीए क्या करें फिर, इंश्योर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ, स्टाफ को भी ट्रेन करें अपने, यानी कि फर्म के अंदर अगर आप खुद हैं, नहीं फर्म कहां से आ गई बीच में, ये है ना आप अकाउंट्स मैनेजर, तो अपने स्टाफ को भी ट्रेन करें, अपने स्टाफ को भी ट्रेन करें। और दूसरा काम, शैल मेक क्लाइंट्स अवेयर ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, क्लाइंट्स को इनहेरेंट लिमिटेशंस का बता दें। क्या आपके बिजनेस में कोई क्लाइंट्स होंगे, नेस्ले के कोई क्लाइंट्स होंगे ना, नेस्ले के क्लाइंट्स कस्टमर्स, उनको इनहेरेंट लिमिटेशंस से अवेयर कर दें। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं, कुछ चीजें इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, इनहेरेंट है लिमिटेशन। अब अम्मी आपको कहें कि बेटा ये मेहमान आ रहे हैं, 25 मिनट के अंदर तुमने खाना बनाना है, अब आप अवेयर कर दें अम्मी को भी और मेहमानों को भी कि भाई आपने 25 मिनट दें, ये लिमिटेशन है मेरी कि 25 मिनट में मैं कोशिश ही कर सकता हूं सही चीज बन जाए, सालन तो भूना नहीं जा सकेगा सही तरह से, भूनने का टाइम रिक्वायर्ड है वो आप मुझे स्किप करना पड़ेगा, अब जल्दी जल्दी जो भी होगा वो होगा। तो ये होते अगले बंदे को काम करते हुए अपनी क्या बता देना, मजबूरी, कि यार तुम इस टाइम में अगर मेरे से काम करवाओगे तो माजरत, मैं आपको टेस्ट देके आधे घंटे वाला कहूं कि 20 मिनट में करें, आप मुझे अपनी मजबूरी बता दें, सर ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं अच्छी तरह से परफॉर्म करूंगा। अब ये सारी बातें ना किताब के ऊपर लिखें जहां से हमने याद करना है। अब ज़बानी याद होगी ऑलमोस्ट, इंशाल्लाह उम्मीद है ज़बानी याद होगी होंगी, अब इनको बस किताब से लिख लें, किताब में जहां जहां लिखी हमने। क्लाइंट का लफ्ज़ मैं बताता हूं क्यों आया, क्लाइंट से मुराद ना कस्टमर आया है यहाँ पे, नेस्ले का कस्टमर, वो मैं सारा किताब पे लिखवाता हूं आपको। पढ़ना शुरू करें जी, ये लाइन मैंने नहीं डाली हुई समरी में, बीइंग अ सीए रिक्वायर्स लर्निंग ओवर वंस एंटायर वर्किंग लाइफ, क्योंकि ये लाइन पढ़ के आपने बेहोश हो जाना है। कहते हैं सीए करने के बाद ये नहीं कि आपकी छुट्टी हो जाए, सीए करने के बाद आपने जब तक नौकरी करनी है दुनिया में तब तक आपने जो है वो सीखते ही रहना है। तो सीए रिक्वायर्स लर्निंग ओवर एंटायर वर्किंग लाइफ। अगली बात, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू, अकाउंटेंट कौन सा, अकाउंटेंट कौन सा, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन में जो है, दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स अकाउंटेंट टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट अ लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, मैंने उधर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज लिखा था, आपके क्लाइंट्स को भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। कैसे, नेस्ले के क्लाइंट वाला कहेगा बिल बना के भेजो, आप उसे कहेंगे यार मैंने आपको 200 चॉकलेट सप्लाई की हैं, ये इसका बिल है, तो बिल भी आपको बना के भेजना पड़ेगा। तो क्लाइंट को भी और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन नेस्ले को भी आपने सर्विस देनी है। रिसीव्स अ कॉम्पिटेंट सर्विस, वो लोग आपसे कॉम्पिटेंट सर्विस लें बेस्ड ऑन करंट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेलिवेंट लॉज। और दूसरा काम क्या करना है, एक्ट डिलिजेंटली इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब एक बात हो गई अटेन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, और दूसरी बात होगी एक्ट डिलिजेंटली इन अकॉर्डेंस विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का लफ्ज आपको दोनों में मिलेगा। उधर हासिल करने की बात हो रही है, इधर शायद अप्लाई करने की बात हो रही है, तो इनको हासिल भी करना है और बाद में अप्लाई भी करना है। अब वो जो मैंने डायग्राम में बनाई थी चीज, ये वाली चीज अब यहां से लिंक होगी और ये वाली चीज यहां से लिंक होगी। डिलीजेंस बता दीजिए क्या डिलीजेंस, डिलीजेंस इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ असाइनमेंट, याद कर लिया आप लोग, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ असाइनमेंट। और अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज, मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स कंटिन्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट टेक्निकल एंड, आई कैप में सीए रहने के लिए आपको सीपीडी ऑर्स भी पूरे करने पड़ते हैं। सीपीडी ऑर्स, सीपीडी ऑर्स ये होते हैं कि आई कैप वाले ना फंक्शन कर लेते हैं, भाईजान टैक्स लॉ में चेंजेस हो गई हैं, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर हम आपको दावत देते हैं, मुफ्त में नहीं, 6,000 रुपये आप जमा करवा दें हमें और वहां आके आप हमारी दावत भी खाएं और हम आपको टैक्स लॉ सिखाएंगे।
और कई दफा आईकेएफ वाले यहां तक करते हैं एफबीआर के चेयरमैन तक को इनवाइट कर लेते हैं। तो एफबीआर का चेयरमैन वहां आता है और वो आके जो है, या किसी बड़ी फर्म का पार्टनर आता है, वो वहां आके पूरी ट्रेनिंग देता है। और ये ट्रेनिंग्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, अगर आप जाके देखें टैक्स के अंदर चेंजेस की, जो आईकेएफ का सेमिनार हुआ है वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह जब IFRS 16 आया था तो भी आईकेएफ ने प्रॉपर सेमिनार कराए थे। वो तो सेमिनार हफ्ता चले थे, कई दिनों के चले थे। उनमें भी कोई कॉलेजेस के टीचर्स ने अपने आप को वॉलंटियर किया था, फिर उन्होंने जाके लोगों को सिखाए थे ये स्टैंडर्ड। तो डेट इज एन एक्टिविटी कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब आईकेएफ ये कहता है हर सीए को कि तुमने हर साल 20-25 हज़ार फीस भी मुझे जमा करवानी है, और दूसरा काम आईकेएफ ये कहता है कि आपने ये सेमिनार्स भी अटेंड करने हैं, और पूरे साल में आईकेएफ ने कुछ घंटे रखे हुए हैं, मिनिमम इतने घंटे आपने ये जरूर अटेंड करने हैं, वरना आप अपने आप को सीए नहीं कह सकोगे। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इनेबल्स अ सीए, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ लिख लें सेमिनार्स वगैरह, इट इनेबल्स अ सीए टू डेवलप एंड मेंटेन, डेवलप भी होती हैं इससे और मेंटेन भी होती हैं, कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म कॉम्पिटेंटली। अब आखिरी वाला जो हमारा पॉइंट रह गया था, इन कंप्लाइंग विद दिस प्रिंसिपल दो काम करने हैं, किसी को याद हो ज़बानी, स्टाफ को ट्रेन करना है, दूसरा शायद याद आ जाए आपको, क्लाइंट्स को अवेयर करना है इनहेरेंट लिमिटेशंस के लिए। इन कंप्लाइंग विद दिस प्रिंसिपल अ सीए शैल इंश्योर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ वर्किंग अंडर हिम and shall make clients aware of inherent limitations of the service. Inherent limitations of service. अब मिसाल के तौर पर लिख लें, नेस्ले ने अपने क्लाइंट को बिल बना के दिया। अब इसमें अगर कोई एस्टीमेट्स इन्वॉल्व हैं तो इस लिमिटेशन का, अगर इसमें कोई एस्टीमेट्स इन्वॉल्व हैं तो उसका बता दे। इसमें कोई एस्टीमेट्स इन्वॉल्व हैं तो उसका बता दे। अब बिल के अंदर एस्टीमेट क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे हम किसी नेस्ले वाले जो है वो किसी को आगे दूध सप्लाई करते हो फ्रीक्वेंटली, तो किसी दफ्तर के अंदर आप जो है वो एक दिन जो है वो 50 मन दूध बेच देते हो, किसी में 60 मन बेच देते हो, तो उन्हें कहीं यार ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है हमारी, क्योंकि कई दफ़ा जो है वो हमारे जो बंदे हैं वो भी दूध गायब कर देते हैं, कई दफ़ा हमारा ट्रक वाला भी कर देता है। अगर ऐसा हुआ तो आप पकड़ लेना, लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशन ये जहन में रखना कि लिमिटेशन है हमारी, हम हर ट्रक वाले के ऊपर खड़े होकर ये चीज़ चेक नहीं कर सकते। तो क्लाइंट भी ज़रा मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा, यार मैं भी सामान आया ना तो आइंदा चेक करके रखा करूंगा, ताकि लिमिटेशंस का उसको भी पता हो। ओके, अगला फैक्टर क्या जी बोलें? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी CA should ensure the confidentiality of information. ये कौन सी इंफॉर्मेशन है और कौन किससे कॉन्फिडेंशियल रख रहा है? क्या CFO को पता होगा प्रॉफिट कितना है नेस्ले का? अकाउंट्स मैनेजर को भी पता होगा। क्या ये प्रॉफिट हम लोगों को बताते फिरें जब तक कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश नहीं हुई? लोगों को मत पता फिरें। CFO को हो सकता है पता हो कि नेस्ले के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एनुअल प्रोडक्शन कितने लीटर मिल्क की होती है, लेकिन ये यूजर्स को आप हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पसंद करें, लेकिन जब तक वहां नहीं आया तब तक किसी पूछने वाले को बताने की इजाजत नहीं है, यानी अंदर की इंफॉर्मेशन। CA शुड इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। पहली बात, इस लाइन का मतलब बताएं। यार रोजाना की बात है भाईजान, आप घर के अंदर अब्बू किसको बात बताते हैं? जिसका टेढ़ हल्का हो। सुना हो ये मुहावरा? नहीं सुना हुआ? पेट हल्का हो मुहावरा बोला जाता है पंजाब में, यानी कि वो फौरन ही जो बात आपको उसको बताएंगे उसने तो फौरन लीक कर देनी है। तो ये बात हो रही है। अब बात क्या हो रही है कि बताएं, नेस्ले वाले
इन सारे बंदों में से इनके डायरेक्टर्स किसको इंफॉर्मेशन फ्रीली बताएंगे? जिसके बारे में इनको एतमाद होगा कि वो इंफॉर्मेशन को क्या रखेगा? कॉन्फिडेंशियल। अगर आप इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे तो याद रखिएगा डायरेक्टर्स आपसे फ्रीली कम्युनिकेट करेंगे, डरेंगे नहीं आपसे कम्युनिकेट करते हुए। लेकिन अगर आपने एक दो दफा मसला किया तो आपको निकालते हुए तो एकदम वो डरेंगे कि एकदम सीएफओ चला गया, पूरा सिस्टम कैसे चलेगा। लेकिन आइंदा आप एहतियात करेंगे डायरेक्टर्स, यार इसको ना जरा देख देख के चीजें बताया करो, ये इसका टेढ़ हल्का है, ये आगे को निकाल देता है बात को। कॉन्फिडेंशियलिटी का फायदा बताएं। इट फैसिलिटेट्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीए टू ऑर्गेनाइजेशन। सीए भी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन फ्रीली दे दिया करेगा और ऑर्गेनाइजेशन भी सीए को इंफॉर्मेशन फ्रीली दे दिया करेगा। ये दोनों के दरमियान फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आसान हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से फायदा था कॉन्फिडेंशियलिटी का। इट फैसिलिटेट्स लिखा हुआ है। अगली लाइन का मतलब बता दें, समझ आ गया? जब आप नौकरी छोड़ दें नेस्ले की, तब भी नेस्ले की बारे में जो इंफॉर्मेशन आपने रिसीव की हुई है वो आपने किसी को नहीं बतानी। टू बी मोर स्पेसिफिक, आपने इन 5 चीजों का ध्यान रखना है। टू बी मोर स्पेसिफिक, आपने इन 5 चीजों का ध्यान रखना है। 5 चीजें क्या हैं? नो इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर। इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर क्या होता है? एक होता है जानते बूझते हुए डिस्क्लोज करना, एक होता है गलती से डिस्क्लोज हो गया। भोलापन नहीं जिसे कहते भोलापन, तो भोलेपन में आपके मुंह से कोई बात निकल गई। ये भी नहीं करना कि आप कह रहे हो यार वो मैं बैठा हूं तो ओहो मेरे मुंह से तो सब निकल गया। और भाईजान ये नहीं करना आपने। जानते बूझते तो करना ही नहीं, लेकिन भोलेपन में भी आपने कोई ब्लंडर नहीं मारना ऐसा। नेक्स्ट, अगली बात का मतलब बताएं। मिसालें हैं, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगर डायरेक्टर्स ने कह दिया कि सीएफओ ये बात अपने तक रखनी है, अकाउंट्स मैनेजर को नहीं बतानी, तो अकाउंट्स मैनेजर को नहीं बतानी। कल ऐसे को पता नहीं कि लतीफ़ा किसी ने को भेजा हुआ था, क्योंकि आर्मी का बंदा था, तो उसने अपनी बेगम को कहा कि वो जो है ना हमारी इंफॉर्मेशन जो है मोबाइल के ऊपर टेप रिकॉर्ड हो रही होती है, तो इसलिए मैं तुमसे जो है ना ज़रा ध्यान से बातें करता हूँ, बेगम से ध्यान से बातें करता हूँ फ़ोन पे। तो उसको अगले दिन ही किसी ने कह दिया, वो जो स्टाफ के बंदे थे, कि सर हम आपकी बातें नहीं सुनते, आप फ्रीली कर सकते हैं। अच्छा, जिनको समझ नहीं आए ना उनको समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोग इधर आ जाए। तो मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अगली बात, नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान रखना है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी ध्यान रखना है। नॉट यूज इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज, अपनी जात के लिए भी इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं करना। और आखिरी बात, इंश्योर दैट पर्सनल रिस्पेक्ट द अकाउंटेंट्स ड्यूटी ऑफ, ये पर्सनल क्या आ गया? स्टाफ आपका, स्टाफ को भी ट्रेन करें कि स्टाफ भी इस चीज का ध्यान रखे कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक आउट ना करें। चलें जी, रिवाइज करें। पहला काम, यू शुड इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एक लफ्ज आपने और डालने यहां पे इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशन, लेकिन वो मैं किताब में पढ़ाऊंगा, प्रोफेशनल रिलेशन में भी बिजनेस रिलेशन में भी। इससे फायदा क्या होगा? इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो करेगी। दूसरा काम क्या करना है? जब तलाक दे देंगे आप एम्प्लॉयर को कि भाईजान मैं जा रहा हूं नए एम्प्लॉयर के पास, उसके बाद भी आपने इंफॉर्मेशन को क्या रखना है? कॉन्फिडेंशियल। मिसालें कॉन्फिडेंशियलिटी की तरह, भूले से भी आपने डिस्क्लोज नहीं करनी चीजें। इनोसेंस में, इनोसेंस, हाँ अच्छा लफ्ज़ है, इनोसेंस में भी आपने चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी किसी को। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ध्यान रखना है, बाहर भी ध्यान रखना है। अपनी जात के लिए भी इस्तेमाल नहीं करनी इंफॉर्मेशन। अपनी जात के लिए इस्तेमाल हो सकती है ना, आप नेस्ले के शेयर्स बेगम के नाम पे खरीद लें कि नेस्ले को बड़ा प्रॉफिट आ रहा है इस दफा, तो अपनी जात के लिए इस्तेमाल होगी इंफॉर्मेशन। और इन द एंड इंश्योर दैट पर्सनल रिस्पेक्ट द अकाउंटेंट्स ड्यूटी। ये बताएं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस लफ्ज क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड। सीए इज, सीए को कहा जा रहा है तुम डिस्क्लोज कर दो इंफॉर्मेशन, कोई मसला नहीं। अब ये अलग से 2-3 नंबर का सवाल आ सकता है
कि कहां कहां इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है। बताएं जी। पहली, गवर्नमेंट कहते हैं तो फिर बात ही खत्म है, बस अब जाएं और जाके डिस्क्लोज करें। दूसरी बात, परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। समझे बात की गहराई? लॉ ने तो अलाउ किया हुआ है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से भी फिर आप इजाजत लें। लॉ ने अलाउ, लॉ हुक्म नहीं दे रहा कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो। लॉ कहते हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है तो कर दो। अब आप कंपनी से जाके इजाजत ले लें, तो कंपनी से इजाजत लेने तो ठीक है, फिर करते हैं, कोई मसला नहीं। और तीसरी बात, लॉ ने मना नहीं किया हुआ कहीं। कुछ चीजें होती हैं लॉ ने वाज़ेह तौर पे मना की होती हैं, लॉ ने मना नहीं किया हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी या मेरा राइट बनता है कि मैं अगले को बता दूं, कहीं ऐसा ना हो अगले का बड़ा नुकसान हो जाए। तो यहां आपको जजमेंट थोड़ी सी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी ये कहेगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी समझ रहे हैं कि मुझे ऐसा कर देना चाहिए। तो कोई क्लाइंट है, उसके साथ कंपनी को 2 नंबरी कर रही है। अब आपको पता है कि कंपनी 2 नंबरी कर रही है इसके बिलों में, ऊपर नीचे सेल करके गड़बड़ कर रही है इसके साथ। तो अब लॉ में ये बात मना नहीं है, और आपने सोचा कि मेरी ड्यूटी बनती है या मेरा हक है कि अगले को सही इंफॉर्मेशन दे दूं। कॉन्सिक्वेंसेस फिर आप बर्दाश्त कीजिएगा इसके। तो ये थोड़ा सा रिस्की और ग्रे एरिया है, क्योंकि यहां पे हो सकता है आपकी और एम्प्लॉयर की लड़ाई हो जाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। CA shall ensure the confidentiality of information। ये 2 लफ्ज़ ऐड करें आप, acquired in business relation and acquired in business relation ये होता है कस्टमर्स वगैरह, और प्रोफेशनल रिलेशन ये होता है CAs का आपस में। तो बिजनेस और प्रोफेशनल रिलेशन की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। इसका फायदा क्या होगा यार? फायदा बता दें इसका। दिस फैसिलिटेट्स द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम CAs क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंटेंट। या आप लोगों के ये क्लाइंट का लफ्ज़ ऑडिट में अक्सर यूज होता है, वैसे इधर यूज नहीं होना चाहिए था, तो इसको ब्रैकेट में लेके ना लिख दीजिएगा पेपर में। मेन बात आप वही वाली याद रखें, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंटेंट। यार ये ना मुझे लग रहा है इसको सही करना पड़ेगा। फ्रॉम CA, क्या लिखा हुआ है? हाँ सही, यही लिखा हुआ है, फ्रॉम CA टू ऑर्गेनाइजेशन। आगे जी, CA शुड कंप्लाई दिस प्रिंसिपल इवन आफ्टर द एंड ऑफ रिलेशनशिप। अच्छा जी, अब मिसालें देना शुरू करें। इंश्योर नो इनोसेंट डिस्क्लोजर इज मेड, भूले से इन अ सोशल एनवायरमेंट। किसी गैदरिंग में आप बैठे हुए थे, मुंह से कोई बात निकल गई, या किसी क्लोज बिजनेस एसोसिएट को भी नहीं बताना, या किसी रिश्तेदार को भी नहीं बताना। मेंटेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद इन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन और डिस्क्लोज्ड बाय अ फ्यूचर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। नया एम्प्लॉयर भी तो आपको अपनी बातें बता सकता है। नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आउटसाइड एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन इवन आफ्टर द रिलेशनशिप हैज एंडेड, एंड नॉट यूज इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज और फॉर द एडवांटेज ऑफ अ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी दोस्त वगैरह, दोस्त को कह दिया आपने नेस्ले के शेयर खरीद लो। इंश्योर डेट पर्सोनल एम्प्लॉइज लिखें, स्टाफ। इंश्योर डेट पर्सोनल अंडर हिज कंट्रोल रिस्पेक्ट द ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। उसको भी इंश्योर करें यार, तुमने भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है। बार बार उनको बिठा के ना फजाइल सुनाते रहे कि मजलिस से अमानत हैं, हदीसें सुनाते रहे ताकि वो भी जरा मोटिवेटेड रहें एक मजलिस की दूसरी मजलिस में। इंश्योर डेट पर्सोनल अंडर दिस कंट्रोल रिस्पेक्ट द अकाउंटेंट्स ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस वेयर CA आर रिक्वायर्ड को अंडरलाइन करें, डबल अंडरलाइन, आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और व्हेन सच डिस्क्लोजर माइट बी रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं, हो सकता है माइट बी अप्रोप्रिएट, भी हो सकता है। आपको लगे कि ऐसा डिस्क्लोज करना जरूरी है। जब कौन कह दे? लॉ। या जब लॉ अलाउ कर दे और आप किससे इजाजत ले लें? एम्प्लॉयज। लॉ ने मना ना किया हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी ड्यूटी है कि आप अगले को बता दें, वरना अगले का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलें जी, आखिरी चीज, प्रोफेशनल बिहेवियर। फ्रॉम एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टू CA कर लो। अच्छा, प्रोफेशनल बिहेवियर
CA2 अकाउंटेंट लिखा हुआ है, CA2 ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, समरी में लिखा हुआ है फ्रॉम CA2 ऑर्गेनाइजेशन, और इधर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू CA। हाँ यही मैं कह रहा था, ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगा, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू CA, और सेंस भी ज्यादा वैसे इसी की बन रही है कि फ्री फ्लो ऑर्गेनाइजेशन से CA की तरफ होना चाहिए। अच्छा, हमारे कल वाले 2 रह गए थे, उनके भी मैं इस तरह के डायग्राम बना के फिर अपलोड करूंगा, जो कल वाले हमने 2 पहले पढ़े थे। आखिरी जी, प्रोफेशनल बिहेवियर। एन अकाउंटेंट शेल, प्रोफेशनल बिहेवियर में 2 बातें हैं, लॉज को फॉलो करना है और ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच जाए। प्रोफेशनल बिहेवियर, CA should comply with relevant laws and regulations. CA shall avoid any हरकत that miscredit the profession. ये एक गलत डब्बा कॉपी पेस्ट हो गया, इसको मैं जरा पहले सही करा देता हूँ। ये मेरे ख्याल से डब्बा बनता ही नहीं इधर, मिस्टर, हाँ ठीक है, ये डब्बा इधर है ही नहीं, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट हो गया हुआ है, क्योंकि इसके आगे कोई तफसील नहीं है। चलें जी, CA शैल कंप्लाई विद बोलें रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस। अगला काम क्या करना है, CA शैल अवॉइड एनी हरकत डेट मिसक्रेडिट द प्रोफेशन। व्हाट डज इट मीन? इट इंक्लूड्स अ कंडक्ट that adversely affect the good reputation of profession। यानी कि CA ने जो है वो बॉस के साथ मिलकर, डायरेक्टर्स के साथ मिलकर, डायरेक्टर से रिश्वत ले ली, डायरेक्टर से कोई बोनस ले लिया, डायरेक्टर से हैवी पैसे ले लिए, और ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए गलत जनरल एंट्रीज कर दी जिससे प्रॉफिट ज्यादा शो हो। तो इट इंक्लूड्स अ कंडक्ट दैट एडवर्सली अफेक्ट द गुड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन। इट ऑल्सो मीन्स डू नॉट एंगेज इन एनी एक्टिविटी that impairs, इम्पेयर होता है ना खराब करना, इंटेग्रिटी, न्यूट्रलिटी और गुड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन। ऑलमोस्ट रेपुटेशन है, तो ऐसी हरकतें भी नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के नाम पर क्या आए, धब्बा आए। और ये तो एज इट इज लिखी हुई है, किताब से क्या पढ़ना है अब दोबारा। नंबर 1, CA shall comply with relevant laws and, नंबर 2, अवॉइड एनी हरकत विद डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। अब इसी में बात है और एक ये बात, कंडक्ट दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन इंक्लूड अ कंडक्ट दैट एडवर्सली अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन एंड ही शैल नॉट एंगेज इन एन एक्टिविटी दैट इंपेयर्स इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और गुड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन। अच्छा, अब आइडियली सारे लोगों की ये कोशिश होती है कि वो इन 5 चीजों को फॉलो करें, उनमें इंटेग्रिटी भी हो, न्यूट्रल रह के काम करें, अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज और डिलीजेंटली काम करें, इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी रखें ताकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इजी हो, रिलेशनशिप के बाद भी ध्यान रखें, और लॉज को भी फॉलो करें और ऐसी हरकत भी ना करें जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आए। ये सारा फॉलो करने का दिल तो चाहता है, लेकिन क्या खतरे लाहक हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप इनको फॉलो ना करें। तो कौन से थ्रेट्स हैं जो बीइंग अ CA बंदा फेस करता है, जिनकी वजह से उसका दिल चाह भी रहा होता है, लेकिन दिल चाहने के बावजूद भी आप गलत काम कर जाते हैं। आपका दिल चाह रहा होता है 5 चीजों को फॉलो करूं। लेट्स स्टार्ट। कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल की उर्दू बताएं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मानना मे बी थ्रेटन्ड,
बाय अ ब्रॉड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। इतने ज्यादा खतरात आ जाते हैं कि आप ना चाहते हुए भी उन पांचों चीजों को वायलेट कर जाते हैं। मेनी थ्रेट्स फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। बहुत से थ्रेट्स हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटीमिडिएशन थ्रेट। द सीए शैल आइडेंटिफाई, इन पांचों को भी हम पढ़ेंगे। द सीए शैल आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू कंप्लाइंस, कंप्लाई करते हुए क्या खतरे आ रहे हैं इनको लिस्ट डाउन करो, आइडेंटिफाई करो ये खतरा है। इवेल्युएट वेदर सच थ्रेट इज टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, देखें ये थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल का है या नहीं। एंड इफ नॉट, और अगर नहीं है एक्सेप्टेबल लेवल का, एड्रेस द थ्रेट बाय एलिमिनेटिंग देम और रिड्यूसिंग देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अच्छा, आप कोरोना के वार्ड में घुसने लगे हैं जहां पे मरीजों को कोरोना हुआ है। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे थ्रेट कि जी मुझे भी हो सकता है। इवेल्युएट करें वेदर सच थ्रेट इज टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, इवेल्युएट करें ये थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल तक है या नहीं। उसका तरीका ये होगा कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है शायद और अगले बंदों ने मास्क वगैरह पहना हुआ है, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि यस थ्रेट इज टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। लेकिन अगर अगलों ने भी मास्क नहीं पहना हुआ, आपने भी वैक्सीन नहीं लगाई हुई, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप थ्रेट को एड्रेस करें। फिर आपको एड्रेस करना पड़ेगा इस इशू को। आप वहां जाना बंद कर दें बाय एलिमिनेटिंग देम, या रिड्यूस कर दें, दूर खड़े होकर उससे बात कर लें, मुलाकात करके आ जाएं। बीमार की तीमारदारी आपने करनी है। तो सिमिलरली इन बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर एम्प्लॉयर आपको कहे कि गलत एंट्रीज करके प्रॉफिट्स शो करो, तो नंबर 1 इसमें देखें खतरे क्या हैं। खतरा यह है कि आपको नौकरी से निकाल सकते, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखें ये जो खतरे हैं ये एक्सेप्टेबल लेवल तक हैं या नहीं, और अगर इफ नॉट तो फिर आप देखें इनको आपने एड्रेस कैसे करना है। उनको एड्रेस करने के लिए कई तरीके हैं। एड्रेस करना है सेफ गार्ड्स, ये फिर किसी दिन पढ़ेंगे। सेफ गार्ड्स ये होते हैं कि आप एम्प्लॉयर को समझा दें, डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर दें, लॉयर से ओपिनियन ले लें, लेकिन ये सेफ गार्ड्स अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो आगे चलें। इस लाइन का मतलब बता दें अगर आपको पिछली डिस्कशन समझ आई है। अगर आपको लगे थ्रेट क्या है, सिग्निफिकेंट है, खतरा बहुत ज्यादा है, मेंबर मस्ट इंप्लीमेंट सेफ गार्ड्स टू एलिमिनेट और टू रिड्यूस द खतरा। द अकाउंटेंट शेल डू सो बाय एलिमिनेटिंग द सर्कमस्टांसेस दैट आर क्रिएटिंग द थ्रेट। उन सारे बंदों को मार दें जो वार्ड में है, आप खुद ना जाएं। अप्लाई सेफगार्ड्स, सेफगार्ड्स खुद पहने, मास्क लगाएं और वो सैनिटाइजर वेर एवर अवेलेबल। डिक्लाइनिंग और एंडिंग द स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्टिविटी। एम्प्लॉयर ने जो आपको एक्टिविटी करने को कहे, सर ये अकाउंट्स मेरे से ना बनवाएं, इधर ये काम आपने मेरे से करवाना है, ये एक्टिविटी मेरे से ना करवाएं। हाँ बजट मेरे से बनवा लें क्योंकि उसमें आपको 2 नंबरी नहीं करने को कह रहे। हाँ मेरे से आप जो है वो फलां ऑर्गेनाइजेशन में शेयर्स खरीदने हैं तो उसकी इवेल्युएशन करवा लें मेरे से। लेकिन ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी आप इस वक्त मुझे कह रहे हैं ना, या तो मैं इसे डिक्लाइन कर रहा हूं या एंड कर रहा हूं, बस खत्म सर, ये काम मेरे से ना करवाएं। मैं आपका एम्प्लॉय रहता हूं लेकिन मेरे से ये काम ना करवाएं। अब टू बी मोर स्पेसिफिक, सबसे पहला थ्रेट कौन सा, वो क्या खतरा लाहक होता है जिसकी वजह से आप 5 चीजें फॉलो नहीं कर पाते। सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपकी जात को कोई ना कोई फायदा पहुंचा रहा होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कहता है ज्यादा प्रॉफिट शो करो, हम इस खुशी में तुम्हें बोनस देंगे, इस खुशी में तुम्हारी पोस्टिंग 2 महीने मरी कर देंगे, इस खुशी में तुम्हें जापान के टूर पे भेज देंगे, इस खुशी में तुम्हें नई गाड़ी निकलवा के दे देंगे। दीज ऑल आर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दिस इज अ खतरा डेट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपको दिखाया जाएगा, सब्ज बाग दिखाए जाएंगे और दिए भी जाएंगे। डेट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट और अदर इंटरेस्ट will inappropriately influence our CA's judgment or behavior। अगेन वही बात जो कल आपसे की थी, आप न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे। एक आपका आ रहा होगा सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनल जजमेंट। दिस इज अ थ्रेट दैट फाइनेंशियल इंटरेस्ट
विल इन्फ्लुएंस आ जजमेंट। अगर सेल्फ इंटरेस्ट हावी आ जाए आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे, देन इट मींस के देयर इज अ खतरा। अब ये खतरा है, अब आप गलत काम कर जाएंगे। नोट करें, सेल्फ इंटरेस्ट को हावी नहीं होने देना। किस पे? प्रोफेशनल जजमेंट पे। फाइनेंशियल इंटरेस्ट कॉजेज एन अकाउंटेंट टू बी रिलक्टेंट। आप रिलक्टेंट होंगे। रिलक्टेंट क्या होता है? झिझकेंगे। सच इंटरेस्ट कॉज अकाउंटेंट टू बी रिलक्टेंट टू टेक एक्शन that would be against their own interest। आप अपने इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। इब्राहिम इज अ मेंबर ऑफ आईके वर्किंग एज यूनिट अकाउंटेंट। ही इज अ मेंबर ऑफ अ बोनस स्कीम। उसे बोनस मिलना है जिसमें स्टाफ को 10% बोनस मिलेगा तनख्वाह का, अगर प्रॉफिट एक्सीड कर जाए स्पेसिफिक लेवल। स्पेसिफिक लेवल हो सकता है 10 मिलियन हो, 20 मिलियन हो। अगर कंपनी का प्रॉफिट 10 मिलियन क्रॉस कर जाए तो आपको 10% बोनस मिलेगा। इब्राहिम रिव्यू कर रहे इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसको उसमें गलतियां मिली हैं। अगर ये गलतियां सही हो गई तो इससे प्रोविजंस बढ़ जाएंगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटा भी समझ लें आप। प्रोविजंस बढ़ जाएंगे, इससे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और इतने कम होंगे कि वो उस लेवल से नीचे चले जाएंगे कि आपको बोनस नहीं मिलेगा। अब क्या खतरा है जिसकी वजह से आप इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये चीजें वायलेट कर जाएंगे? क्या खतरा है? इब्राहिम फेसेस अ विच माइट डिस्टॉर्ट हिज न्यूट्रलिटी। अब वो न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। ये लाइन पढ़ें, सच इंटरेस्ट माइट कॉज एन अकाउंटेंट टू बी रिलक्टेंट। अकाउंटेंट रिलक्टेंट हो जाएगा टू टेक एक्शंस दैट वुड बी अगेंस्ट देयर। ऐसे एक्शन आप नहीं कर पाएंगे, ऐसे एक्शन, क्योंकि आपके अपने इंटरेस्ट के खिलाफ बात जारी होगी। चलें जी, इसको 2-3 मिसालें पढ़ें, इसके पास पेपर्स की तरफ हम मूव करें। मिसालें दे दें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की। इंसेंटिव कंपनसेशन यानी बोनस, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे। कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड पीपल अदर देन एम्प्लॉयर। इसकी कई मिसालें हो सकती हैं। कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड पीपल अदर देन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के अलावा कोई बंदा आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। नेस्ले का कंपेटिटर आप पे प्रेशर डाल रहा है कि यार आप ऐसा करो कि अगर आप मुझे ये इंफॉर्मेशन नेस्ले की दे देते हो ना तो मैं आपको ना बंगला दिलवा दूंगा डिफेंस में। अब ये प्रेशर आ गया है फ्रॉम आउटसाइड द पीपल अदर देन एम्प्लॉयर। इस प्रेशर को आपने बर्दाश्त करना है, इस प्रेशर के नीचे नहीं आना। अगर आ गए तो इसका मतलब है आपने अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखा। तो लिखें, एम्प्लॉयर के अलावा कोई सियासतदान प्रेशर डाल दे, कोई कंपेटिटर प्रेशर डाल दे। एम्प्लॉयर के अलावा कोई सियासतदान प्रेशर डाल दे, कोई कौन, कोई कंपेटिटर प्रेशर डाल दे। अच्छा, माजरत में जंप कर रहा हूं इंटीमीडिएशन थ्रेट की तरफ, फिर हम पास पेपर्स करते हैं। इंटीमीडिएशन थ्रेट, इंटीमीडिएशन थ्रेट। इंटीमीडिएशन थ्रेट अभी कुछ भी ना लिखें, बस एक हल्की सी बात हाईलाइट कर लें। इन्फ्लुएंस ओवर द अकाउंटेंट या प्रेशर ओवर द अकाउंटेंट। डोमिनेटिंग इंडिविजुअल एट एम्प्लॉयर,
डोमिनेटिंग बॉस, प्रेशर या इन्फ्लुएंस आपके ऊपर, वजह बताएं आगे। डोमिनेटिंग इंडिविजुअल है आपके एम्प्लॉयर पे। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये इंटिमिडेशन थ्रेट बाय डिफॉल्ट बॉस का आपके दिल में हमेशा ही होता है। क्यों? इसलिए कि बॉस बॉस है, बॉस बॉस है। वो हल्का सा कह भी दे तो आपके लिए वो बात काफी होती है, यार बॉस ने कह दिया, बस बात खत्म। इसमें जरूरी नहीं उसका डोमिनेटिंग नेचर वाला होना। हां, अगर डोमिनेटिंग नेचर वाला है तो और बात है, और ज्यादा ये थ्रेट बढ़ जाएगा, लेकिन उसका डोमिनेटिंग नेचर वाला होना जरूरी नहीं है। जब टीचर ने कोई आपको गलत काम करने को कह दिया, अब आप ना चाहते हुए भी शायद कर जाएं उसके खौफ में, इंटिमिडेशन थ्रेट। तो इंटिमिडेशन थ्रेट होता है अगले का खौफ दिल में महसूस करना, इस वजह से कि वो अगला बॉस है मेरा, उसका प्रेशर फील करना। अब क्या करते हैं, अब बस टाइम ज़ाया करते हैं। 2 सवाल कोई पास पेपर के करते हैं, लीज के पास पेपर के, आसान आसान से को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद जो है वो अगर हमारे पास कोई 5-10 मिनट बचे तो इसका पास पेपर का कोई सवाल जो है वो हम देख लेंगे। अच्छा जी, मुझे कल क्लास इंशाल्लाह कोशिश है नॉर्मल हो, अल्लाह करे, बाकी तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर जी सवाल कैसे शुरू करता है अगर लीज फाइनेंस हो? कॉस्ट, वेल डन, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर इस तरीके से सवाल शुरू करता है। अगर मैं आपसे पूछूं मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर कौन सा इंटरेस्ट रेट यूज करता है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर कौन सा इंटरेस्ट रेट यूज करता है, तो मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर इंटरेस्ट रेट यूज करता है हायर ऑफ इम्प्लिसिट एंड मार्केट रेट। ये सारा रेट हमने यहां पे यूज करना होता है, यानी एनआई निकालते हुए। वर्किंग जीरो, जिसे आप लोग पेपर में वर्किंग जीरो के नाम से ना कीजिएगा, वर्किंग 1.1 के नाम से कर दीजिएगा। वर्किंग 1.1 या वर्किंग जीरो। वर्किंग जीरो में इसलिए लिख रहा हूं कि इट इज बिफोर वर्किंग 1। इफ इन एग्जाम एक सवाल आया आपको पेपर में कि सवाल में रेंटल मिसिंग है, तो व्हाट यू विल डू। यार मादरत आप बोर तो हो रहे होंगे, बार बार हम रिवाइज करें चीजों को। व्हाट यू विल डू, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस, इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, लेसर का फॉर्मूला। इसमें रेट कौन सा यूज करना है, वर्किंग जीरो में हमेशा इम्प्लिसिट, इसमें हायर लोअर का चक्कर नहीं है। जो मर्जी सवाल हो, चाहे सवाल लेसी का हो, सिंपल लेसर का हो, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का हो। असल में ना लेसर खुद रेट निकालता है, वो हमेशा इंप्लिसिट रेट करके ही सारी इक्वेशन मैच करता है। उसके बाद पेपर में लेसी का सवाल हो या लेसर का सवाल हो या मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो, इन बातों का मतलब क्या, ये सुने आज। अगर मैं इधर लिखता एलपी और पीवी ऑफ एलपी, तो किसका सवाल होता, वर्किंग जीरो का फॉर्मेट वही रहता जो इधर दिखा रहा हूं। अगर मैं इधर लिखता जीआई एनआई, तो वर्किंग जीरो का फॉर्मेट वही रहता, वो तो सिंपल लेसर का सवाल है। अगर मैं लिख रहा हूं कॉस्ट फेयर वैल्यू जीआई एनआई, तो भी वर्किंग जीरो का फॉर्मेट वही है, छोटी सी चेंज है, आईडीसी आपने यूज करनी है जीरो। आप बताएं हमारा सवाल कौन सा है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का। अगर उसमें रेंटल मिसिंग हो, यह फॉर्मूला यूज होगा। रेट कौन सा वर्किंग जीरो में, हमेशा वर्किंग जीरो में रेट कौन सा, हमेशा इंप्लिसिट रेट। और आईडीसी अगर सवाल में दी हुई, डेट विल बी टेकन एज जीरो, क्योंकि ये एक्सपेंसेस में डालता है। डन। चलें जी, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9, ये काफी दिनों से रहता था, तो इसको अब करते हैं।
मैं सिर्फ वर्किंग 0 और 1 करूंगा, बाकी इंशाल्लाह होमवर्क में जाके आप जनरल एंट्रीज खुद कर लीजिएगा। स्क्वायर लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। डीलर का क्या मतलब है? स्क्वायर लिमिटेड की एक दुकान है जहां पर रेफ्रिजरेटर ही ले लेते हैं। स्क्वायर लिमिटेड की एक दुकान है, उसके ऊपर आप गए, वहां पर बहुत सारे रेफ्रिजरेटर पड़े हुए थे। अब ये जो डीलर्स होते हैं ना, ये बड़े तेज होते हैं। इन्होंने डॉलेंस के भी रेफ्रिजरेटर रखे होते हैं लेके, इन्होंने पेल से भी लेके रखे होते हैं, इन्होंने बाकियों से भी लेके रखे होते हैं। इन्हें आप शोरूम्स भी कह सकते हैं। तो आप एक दुकान पे गए, उधर लिखा हुआ था डीलर्स, डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो वहां पे आपको डिफरेंट कंपनीज के पड़े हुए नजर आ रहे थे रेफ्रिजरेटर्स। तो स्क्वायर इज अ डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग बताएं लीज से पहले वाली, कि आप इस दुकान पे जाएंगे, पैसे देंगे और पैसे देकर आप जो है वो चीज खरीदेंगे और घर रख के चले जाएंगे, और दुकानदार जो है उसने इससे पहले चीज कहीं से खरीदी होगी और आपको फेयर वैल्यू के ऊपर बेच देगा। इसे कैश सेल कहते हैं। एसएल ने रेफ्रिजरेटर खरीदे हैं। ये मेरे ख्याल से अज्यूम करें एसएल का पहले गोदाम खाली था। एसएल पहले किसी से लेने जाएगा ना रेफ्रिजरेटर, एसएल मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा लेने। तो एसएल एक डीलर की दुकान जहन में लाएं। फर्ज करें सारी दुकान और गोदाम खाली पड़ा हुआ है, पहले खरीदेगा, खरीद के हमें बेचेगा। पहले खरीदने जरा इसको जाने दें। एसएल खरीद रहा है रेफ्रिजरेटर ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल फ्रॉम डॉलेंस। डॉलेंस से इसने खरीदे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस पे कितने डिस्काउंट में? ये वो चिंची वाली मिसाल की थी मैंने आपको। हर जगह से आपको पाकिस्तान में ये रेफ्रिजरेटर 3 लाख का मिल जाता है, लेकिन डीलर मैन्युफैक्चरर के पास गया और उसे कहा कि मैंने अपनी दुकान पे रखने हैं, 3 लाख के तो मैं बेचूंगा, तुम मुझे बताओ तुम मुझे कितने डिस्काउंट पे देते हो। नो, इट इज नॉट लीज वाले इंटरेस्ट रेट। ये डेटा इसलिए दिया है कि मैंने जनरल पब्लिक को 3 लाख का बेचना है और मैं खरीद के लाया हूं उससे 15% डिस्काउंट पर। अब ये डेटा किसका हो जाएगा? कॉस्ट का और फेयर वैल्यू का। अब बता दें कोई एक आम बंदा आता है तो वो तो लिस्ट प्राइस देख के 3 लाख रुपए देके चला जाएगा, लेकिन मैं कितने का खरीद के लाया हूंगा? 3 लाख पर 15%, यानी 3 लाख माइनस 15% मुझे डिस्काउंट मिला होगा। ऑन 1 जनवरी 18 एसएल सोल्ड 12 रेफ्रिजरेटर टू क्यूब होटल। होटल वालों को रेफ्रिजरेटर चाहिए होंगे। अब जब होटल वाले आए, होटल वालों ने आके देखा यहां बहुत से रेफ्रिजरेटर पड़े हुए हैं, तो होटल वालों ने कहा हमारे काफी सारे होटल्स हैं, उनकी चेन्स हैं, तो हमें होटल्स के लिए 12 रेफ्रिजरेटर चाहिए। ये मैंने इतना सलफ इसलिए पढ़ लिया कि मैं सारा डाटा ना शुरू से ही 12 रेफ्रिजरेटर्स में करूं सॉल्व, तो आगे ना पढ़ें, बस 12 रेफ्रिजरेटर पे रुक जाएं। हमने आगे 12 बेचे हैं, तो एज्यूम कर रहा हूं फिर खरीदे भी कितने हैं? 12। और 12 मैंने इन्वेंट्री के तौर पे खरीदे होंगे, क्योंकि मेरी तो दुकान है, डीलरशिप है, मैंने इन्वेंट्री के तौर पे खरीदे होंगे। बाद में आगे मेरी इन्वेंट्री लीज पे चली जाए वो और बात है। अल्लाह करे कैश सेल हो जाए, कैश सेल ना हुई तो लीज पे चली जाएगी। अब मुझे बताएं कि मेरे रेफ्रिजरेटर कितने का है लिस्ट प्राइस? 3 लाख ज़रब 12। तो 3 लाख ज़रब 12 के मैंने रेफ्रिजरेटर कैश सेल पे बेचने, अगर कोई बंदा मेरे पास आ जाए, बताएं जी क्या बना? नहीं, मुझे रुपीज इन थाउजेंड में लिखवा दें। 3600 ऊपर लिख लें, रुपीज इन थाउजेंड। आप बताएं क्या मैं 3600 में से माइनस कर दूं 15% या 3 लाख में से माइनस कर दूं 15%? फिर दोबारा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन चक्रों में क्यों पड़ रहे हो? बस 3600 पे कर लें। तो सारे रेफ्रिजरेटर अगर मैं कैश सेल पे बेचूं तो कितने के बेचूंगा? 3600। लेकिन मैं मैन्युफैक्चरर से 3600 के नहीं लेके आया हूंगा, क्योंकि मेरा अपना भी कारोबार चलाने मैंने। तो इस तरह कर सकता हूं 3600 माइनस, हाँ मल्टीप्लाइड बाई 85% भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दें बस, माइनस 15% ऑफ 3600।
3060। तो मैं 3060 के खरीद के लाया हूं। अगर कोई कस्टमर मेरे पास आ जाते हैं कैश सेल के लिए, तो मैं फिर GI/NI का डाटा सारा काट दूंगा और इंटो की क्लास वाली एंट्रीज आपको कर दूंगा कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट 3600 रुपए से। अगर कोई आ जाता है कस्टमर कैश पे लेने के लिए चीजें, क्योंकि मैं डीलर हूं, मेरी ख्वाहिश भी ये होगी मैं कैश सेल करूं। On 2 जनवरी 18, Essel sold 12 रेफ्रिजरेटर टू क्यूब होटल एट अ रिटेल प्राइस ऑन लीज। लेकिन फिर ऑब्वियसली रिटेल प्राइस पे नहीं बेचेंगे, लीज पे करके जब बेचेंगे तो फिर किस्तें बनाएंगे तो ज्यादा किस्तें बनेंगी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट छुपा हुआ इन द लीज वॉज 10%. द पेमेंट इज टू बी मेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल इन रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years इज nil. रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years इज nil. अब ये लेसर का सवाल हो रहा है तो ये एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू होगी, बोर क्या होगी? तो यूजीआरवी 0 है, पर जीआरवी भी फिर नहीं है, सवाल में दी नहीं हुई, तो बस इस लाइन को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू होगी या एग्रीमेंट वाली? एग्रीमेंट में तो 0 लिखवा के क्या करना है कि 0 की मुझे गारंटी कर दो चपेड़, तो शायद ये एस्टिमेटेड लिख लें होगी। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, एस्टिमेटेड एज्यूम करनी पड़ेगी पेपर में। तो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 0 है, तो लिखें यूजीआरवी 0। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है कि यानी एंड पे शायद इतने की होगी। मैं एस्टिमेट का लफ्ज क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि एग्रीमेंट वाली नहीं है। अगर एग्रीमेंट वाली होती तो सवाल बताता। तो मेरे ख्याल से एंड पे इसकी रेजिडुअल वैल्यू 0 है, ये अंदाजे वाली है, लेकिन लेना इसको फिर भी नहीं क्योंकि 0 है। मार्केट इंटरेस्ट रेट कितने? 14%। अब बच्चे बैठ के पेपर में बीन बजा रहे थे क्योंकि रेंटल अवेलेबल नहीं है। अब रेंटल अवेलेबल नहीं है, तो बिफोर डूइंग वर्किंग 1 आई एम सपोज टू डू वर्किंग, लेट्स स्टार्ट नाउ, वर्किंग 0। रिटेल प्राइस का मतलब ये नहीं कि उसने रिटेल प्राइस जितने ही पैसे लिए होंगे, ऑन लीज भी तो आगे लिख दिया ना, तो फिर किस्तें भी बनाई हैं, तो आप सिंपली उसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके चलें जी, फॉर्मूला बताएं क्या यूज करना है वर्किंग 0 में? फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर। अगर गिवन भी होती तो 0 लेते। आगे बोलें, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। फेयर वैल्यू, प्लीज सवाल में ना जाएं, फेयर वैल्यू कितनी? अक्सान प्लीज 3600। आईडीसी लेसर 0। रेंटल को मैं ज्यूम कर रहा हूं आर, लेकिन पहला वाला रेंटल में 0 ज्यूम कर, वो सॉरी पहला वाला रेंटल को आर ज्यूम करके फिर आगे डिस्काउंटिंग करूंगा क्योंकि किराया एडवांस में है। अब 3 किराया एडवांस में है, तो एक किराया तो ये निकल गया, अगले किराए इसमें कौन सा रेट लगाना है? वर्किंग 0 में हमेशा ये बेहतरीन बात। अब बच्चे होते हैं कंफ्यूज, वो कहते हैं सर आपने कहा था कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में रेट लगाना होता है, ये तो तब लगाना है जब वर्किंग 1 कर रहे हो। मैं आज बता रहा हूं कि रेंटल सवाल में क्या है, तो रेंटल मिसिंग के लिए आज पहली दफा ये बुलेट अप्लाई होने लगी है जिंदगी में, जिससे हमें पता चला कि वर्किंग 0 करते हुए और रेट यूज करना है और वर्किंग 1 करते हुए और रेट यूज करना है। चलें जी, खुशी खुशी रेट लगवाएं मुझे। 1 - 1.1 रेज टू पावर -2 और ये 0 है पीवी ऑफ यूजीआरवी। बता दें जी यार, 1316 ये जी हमारे रेंटल आ गए। करें जी नोट।
अब किस वर्किंग को देखकर कौन सी वर्किंग मैं कर लूं? 0 को देखकर 1 वाली कर लें? नहीं, 0 एक टिश्यू पेपर है, इसको इस्तेमाल करके आपने फेंक देना है। रेंटल निकला है 1316। अब आप अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज करें। ना 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 ना, हाँ वो तो लगा लेते हैं। अब आप अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज करें और आप जो है ना बस एक काम करें, आप सवाल में आके ना सवाल के फेस के ऊपर बस चुप करके लिख दें भाईजान रेंटल 1316। वर्किंग 0 वॉज अ टिश्यू पेपर, इट वॉज यूज्ड बाय मी, नाउ आई हैव थ्रोन दिस वर्किंग इन डस्टबिन। अब ये मेरा नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह सवाल बन गया, डीलर मैन्युफैक्चर लेसर वाला। वो मुझे पुरानी बातें याद हैं, हायर ऑफ, इम्प्लिसिट, मार्केट, अब वो सारी बातें मुझे अपनी याद हैं जी। ये वर्किंग शो करेंगे, शो तो करेंगे, जारी बात है, शो करेंगे। मैं कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं कि आपने इसे इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर के बाद फेंक दिया ना, इसके पे नजर ना मारें, इसमें से कोई चीज उठाने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज दिस इज ओनली अ वर्किंग टू कैलकुलेट द रेंटल। एक बात आपसे कर दूं, अगर आप बुरा ना मनाएं, सवाल हो लेसी का, पुत्र सवाल हो लेसी का और रेट ऑफ मिसिंग, तो इधर तो इंप्लिसिट रेट लगा के आपने वो निकाल लेना रेंटल, लेकिन सवाल में लिखा हो, क्योंकि आपको तो इंप्लिसिट रेट पता है, सवाल में लिखा हो लेसी को इंप्लिसिट रेट नहीं पता था और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ये है। अब आपने वर्किंग 0 में तो गोली लगानी है इंप्लिसिट रेट वाली हमेशा, लेकिन इधर आके अब आप लेसी के सवाल में कौन सा रेट लगाएंगे? इंक्रीमेंटल, क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ है। अब कंक्लूजन क्या बना हमारा, यहां हर किस्म की लीज में इंप्लिसिट रेट और यहां ना 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 हायर हुए कोई नहीं, यहां वो जो रूल्स हैं हमारे, ये वाले, यहां ये वाले, तो वाइल सॉल्विंग वर्किंग 1 ये वाले रूल लगने हैं, एंड वाइल डूइंग वर्किंग 0 ऑलवेज यूज इंप्लिसिट रेट। अब जी सवाल में वापस आ जाएं, वर्किंग 1 मेरे ख्याल से शुरू हो गई है, तो हायर ऑफ, तो आसान सा सवाल रह गया, GI LP प्लस UGRV, डाउन पेमेंट 0, GRV 0, UGRV यहां ना रेड मार्कर से लिखा करें, क्योंकि इसको ना फिर वो कॉस्ट माइनस उस चक्कर में डालना होता है। रेंटल 13 ज़रब 3 3948। चलें जी, NI हाँ हाँ इसमें लिखें, गुड गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, PV ऑफ LP जमा PV ऑफ UGRV। वन 1316 जमा 1316 इंटू, हाँ रेट ऑफ हायर यूज करना है, 1 माइनस 1.14 रेज़ टू पावर माइनस 3483। टेस्ट का देख लेते हैं फिर कल, ठीक है, एंड पे पूछ रहा हूँ। इसको मैं रिज्यूम करके काट रहा हूँ। चलें जी, पहली जनरल एंट्री बता दें, अगली फिर खुद ही कर लीजिएगा। लीज रिसीवेबल किस पे रिकॉर्ड होता है?
अब मैं डिटेल नहीं लिख रहा, वो सारी आपको आती है। NI पे कितना, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट माइनस PV ऑफ सेल, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू, और PV ऑफ, वो PV ऑफ LP यही है बस, 3483। इन्वेंट्री ना, कॉस्ट तो ना बोले, कॉस्ट ऑफ सेल बोलना था, इन्वेंट्री। और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लीजिएगा, वर्किंग 0 से 1 से। और भाईजान 0 तो फेंक दिया डस्टबिन के अंदर, पुराना NI से, बस यहां से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लीजिएगा, NI से स्टार्ट कर। चलें जी, खैर अब आप, हाँ इग्नोर, फिर डेटा अवेलेबल है तो फिर निकाल दो, फिर निकाल लो अगर डेटा अवेलेबल है तो। ऐसा हुआ नहीं, इसको भी इसने पूछा। अच्छा मोहतरम, अब कल वाला टेस्ट अब भी बच्चों को आने दें, फिर अगले हफ्ते करते हैं। आप अभी, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, तो आप इस सवाल को अब एज अ टेस्ट सॉल्व कर लें। फिर 5 मिनट आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का पॉइंट 1, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 का पॉइंट 1 मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। ये जरा आपको पता है कि सवालों का असूल होता है कि 1 to 3 पॉइंट के साथ अगर ये थोड़ा सा पॉइंट इधर करके लिखा हो तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, और ये जो 4-5 लाइनें हैं ये भी सबके लिए एप्लीकेबल है। तो असल में ना ये लेसर ने 3 ट्रांजैक्शंस की हैं, ये वाली और ये वाली। मैंने सिर्फ आपको कहा है सगाई ऑटो लिमिटेड ने जो डील किया है अल्फा प्रोडक्ट की हारिस के साथ, उसकी अकाउंटिंग मुझे कर दें। बाकी आपने जो डील की है यासिर के साथ और फैसल के साथ, उसको छोड़ें। 5 मिनट है आपके पास वर्किंग 0 और 1 के लिए। पता नहीं रेंटल मिसिंग है या नहीं, अल्लाह करे ना मिसिंग हो, वर्किंग 0 ताकि अवॉइड ही हो जाए। सबसे पहले वर्किंग 1 कंप्लीट करने वाले ने हाथ खड़ा करना है अपना। जल्दी, सारी बातें गलत नहीं होगी इंशाल्लाह। 90% बच्चे सही करेंगे। मैं इसलिए दिया सवाल ताकि पता चल जाए कि एक्यूरेसी और एफिशिएंसी कितनी है आप में, एफिशिएंसी कितनी है बल्कि। चलें जी, एक लाइन मेरी तरफ से वो मैं करवा दूं आपको। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years इज एस्टिमेटेड एट 5 million। इधर देखें, लेसर का सवाल है, लेसी का, लेसर का। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years इज एस्टिमेटेड एट 5 million। देखें इधर, तो सब सारे देखें आप। रेजिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट
5 मिलियन। लेसर का सवाल है 10 बजे जी, कितनी हो गई? 5 मिलियन। अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या लाइन लिखी है। विच इज गारंटेड बाय अ थर्ड पार्टी, जो कि एक तीसरे बंदे ने गारंटी की है, जो लेसर का जानने वाला है। लेसर का जानने वाला है, लेसर का जानने वाले ने की है। ये सारी अमाउंट गारंटी कर दी है लेसर के जानने वाले ने। आप बता दें लेसर ने अंदाजा कितना लगाया है? 5। इसको मैं जीआरवी समझूं या यूजीआरवी? यूजीआरवी भी यही आ गई। हाँ यार, मैंने बताया भाई आपको, लेसर के अनजान ने जो गारंटी देनी है वो जीआरवी में डालनी है। आपको याद है ये बात? इट 4 इंक्लूड्स 1.5, 4 इंक्लूड्स 1.5। आप बताएं लेसर को गारंटी कितने की मिली? 5 की। अंदाजा भी उसका कितना? 5। मेरा सवाल है ये गारंटी 6 वाली है, 1 वाली है, 1 वाली है? कोई भी नहीं है। ये गारंटी किसके वाली है? इसको कहां डाला था? यूजीआरवी में। इस मैंने वाजे आपको बोला था कि लेसर का जानने वाला गारंटी कर दे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज, बोलें आप बताएं यूजीआरवी कितनी है? आप जीआरवी बैलेंसिंग निकाल लें तो ऑल रेजिडुअल वैल्यू इज नाउ कंसिडर्ड एज यूजीआरवी। तो ये यूजीआरवी है असल में। अब करें जरा। कैमरा उधर रखो, वर्किंग पे जरा। हाँ, हाथ खड़ा करें। 2 लोगों ने कर लिया, 3 बस, ठीक है। 0 भी तो किया ना पहले? वर्किंग 0 तो की है ना? हाँ, 7.7। एनआई बताओ किधर है? फर्क आ रहा है दोनों का। आपकी एनआई हो गई है, वर्किंग 0 तो हो गई है। नहीं, बस वो उन दोनों ने पहले किया। तूने वर्किंग 1 करके हाथ खड़े करना था। फोन करता है। जाने दे दानिश। ये ना एक अच्छा सवाल है, अच्छी खासी लीज ना रिवाइज करवा देता है। माजरत वो हो, मैंने मिटाना नहीं था। मुझे बताएं पीवी ऑफ एलपी को अगर फेयर वैल्यू से डिवाइड करे थे तो 90% जवाब आ रहा था पिछले सवाल में। आपने खोल के रखा हुआ है ताकि लीज भी तो पता चल जाए फाइनेंस है। पिछले सवाल में जरा रेफ्रिजरेटर में नजर मारें, पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करें, जवाब 90% आ रहे हैं। अपने रजिस्टर में खोल लें, पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करें, जवाब 90% आ रहे हैं। पीवी ऑफ एलपी कितनी है?
3483, फेयर वैल्यू से डिवाइड करें, क्या जवाब आ रहा है? 96%। तो डेट्स वाई लीज वाज अ फाइनेंस लीज। इसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा लीज फाइनेंस है। स्काई लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हीकल। जहन में लाएं जरा, एक डीलर है, उसकी दुकान में क्या पड़ी है? व्हीकल्स पड़ी हैं। तो वो व्हीकल्स खरीदता होगा और किस पे बेचता होगा? डीलर्स तो कैश पे बेचते हैं ना, ये बैंक तो नहीं है, ये कैश सेल पे गाड़ियां बेचता होगा। एसएल एक्वायर्स ईच यूनिट ऑफ व्हीकल अल्फा। एसएल एक्वायर करता है हर यूनिट ऑफ व्हीकल अल्फा फ्रॉम मेन्यू एट अ कॉस्ट ऑफ 26 एंड सेल्स इट एट 30। रिटेल प्राइस लिख लें, रिटेल प्राइस टाइप चीज है। तो रिटेल प्राइस इसकी 30 है और खरीदता कितने की है? 26 की। तो पहले हमें फिगर्स निकालनी पड़ी थी, अब उसने दे दी। आगे गाड़ी एक ही है ना, लीज्ड अल्फा 2, हाँ एक ही गाड़ी है। कितना? 26 और 30। चंद कैसे कस्टमर हैं जिनके पास पैसे नहीं है? अब आपको पता चल गया फटा क्या होना है। अल्फा गाड़ी का नाम है। चंद ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास अल्फा खरीदने के पैसे नहीं है, देयरफॉर एसएल ने लीज एग्रीमेंट भी शुरू कर दिया। 1 जनवरी को एक कस्टमर आया है हारिस, उसने लीज ली है 4 साल की। द रेट ऑफ इंटरेस्ट छुपा हुआ इन द लीज इज 10%। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ईच ईयर। किधर लिखा हुआ है? एरियर एडवांस ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर एरियर। द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज इज 5। ये अंदाजे वाली हो गई। विच इज गारंटेड बाय लेसर का अनजान। तो अनजान की सारी अमाउंट अनगारंटेड में जाती है। सॉरी, जानने वाले की, अनजान कहां से हो गया? जानने वाला। तो ये जानने वाला है लेसर का। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन वाज इनकर्ड बाय एसएल फॉर ईच ऑफ द अबव एग्रीमेंट। ये क्या हो गई? आईडीसी। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम। यार ये लाइफ भी दी हुई थी। हाँ, द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अल्फा इज 5 years। अब ऐसा करें कि डायरेक्ट 4 को डिवाइड कर दें 5 से और लिख लें लीज क्या है? फाइनेंस। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। 4 डिवाइडेड बाय 5 फाइनेंस लीज। नहीं यार, ये स्पेशलाइज नेचर स्पेशल से नहीं बनता, क्योंकि स्पेशलाइज नेचर कोई ऐसी चीज होती है कि दुनिया में और किसी के काम की ना हो। ये कोई स्पेशल गाड़ी नहीं है। कभी इसको हारिस आके ले रहा है, कभी यासिर ले रहा है, कभी फैसल ले रहा है। इस स्पेशलाइज के लफ्ज से नहीं स्पेशलाइज बन जाती, अनलेस कि कोई हाईली ऐसा स्पेशलाइज्ड एसेट हो जो किसी एक ही बंदे के इस्तेमाल का हो। हाँ, पूरी लाइन बताएगा। इट इज एसेट ऑफ स्पेशल नेचर एंड इट इज ऑफ यूज ऑफ लेसी ओनली। किसी लेसी के इस्तेमाल का और किसी के इस्तेमाल का नहीं है। ये तो कई लेसी आके ले रहे हैं, तो नॉर्मल सी गाड़ी है कोई। अच्छा, अब आप हजरात बता दें, जब हम सवाल करना शुरू करेंगे वर्किंग 1, तो पेपर में नेचुरली जब आप जीआई निकालेंगे तो रेंटल आपको नजर नहीं आएंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपका माइंड जाएगा टुवर्ड्स वर्किंग 0। चलें जी, फेयर वैल्यू, आईडीसी ऑफ लेसर 0 गिवन है, लेकिन 0 लेनी है। जनरल एंट्रीज में करेंगे उसको इंशाल्लाह। पीवी ऑफ एलपी डाउन पेमेंट 0, रेंटल आर इंटू, इस गोली कौन सी इस्तेमाल करनी है? इम्प्लिसिट रेट वाली। 1 - 1 पॉइंट रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाय प्लस पीवी ऑफ यूजीआरबी। इसको काले पे ही लिख लें। इस वर्किंग 0 को तो टिश्यू पेपर की तरह फेंक देना एंड पे। 5 इंटू 8.39। उधर ही रखो कैमरा। अब वर्किंग 0 को फारिग करें, इधर लाओ कैमरा, और रेंटल कितना हो गया? 8.39। अब वर्किंग 0 को टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। अब इधर आ जाएं। एलपी 8.39 इंटू 4 प्लस यूजीआरबी 5। अगेन यार, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, जीआरबी यूजीआरबी में फटा डाल रहा है। कोई एक आधे नंबर की एडजस्टमेंट होती है, दिमाग पे नहीं चढ़ाना इसको। यानी पूरा सवाल चल रहा हो, आपकी सुई उधर ही अड़ी हो कि ये यूजीआरबी क्यों है। और भाई बेसिक कॉन्सेप्ट लो, इजी मार्क्स लो पेपर में। 5 टोटल ना कराएं जीआई का, छोड़े परे। मैंने कौन सा आनंद इंटरेस्ट निकालना है इधर। हाँ बताएं जी, जल्दी जल्दी जल्दी। 8.39 इंटू 1 - 1 पॉइंट। अब कौन सा रेट लेना है? अब मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, तो बता दें ये वाला रेट कौन सा है? इम्प्लिसिट।
और ये विच एवर इज हायर 1.15 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0 प्लस 5 इंटू 1.15 रेज टू पावर माइनस इज इक्वल टू 26.78। ये 26.78 जो बताया आपने सबका ग्रैंड टोटल बताया, ये ग्रैंड टोटल बताया, ये ब्लंडर है ना, क्योंकि आपने पीवी ऑफ एलपी अलग यूज करनी है जनरल एंट्रीज में और पीवी ऑफ यूजीआर भी अलग यूज करनी है। अगर आपने ग्रैंड टोटल बताया है तो डेट इज ब्लंडर। अलग अलग बताएं। 23.95 92 है 995 बड़ा आप कैलकुलेटर यूज करें। जमा 2.86। आप ग्रैंड टोटल बता दें। डर रहे 50 रुपए वापस आ जाने अभी। 26.81 आपका कितना आया था? 26.88 आपका आईडीसी ले ली थी। नहीं सर। ना चलो ओके। आप बताएं क्या क्या गलती की थी, या स्पीड में मसला है? बस स्पीड में मसला है, गलती कोई नहीं की थी। थोड़ा फिर बढ़ाएं स्पीड, यार ये लोग भी तो कर रहे हैं। आईडीसी ना सिर्फ फॉर्मूले में जीरो लेनी है। रीजन इज कि लेसर जब रेंटल कैलकुलेट कर रहा होता है ना, तो वो आईडीसी का बर्डन लेसी पे डालना नहीं चाहता। इट डजंट मीन कि आईडीसी इग्नोर कर देनी है। इंशाल्लाह अभी मैं सेलिंग एक्सपेंसेस में डालूंगा आईडीसी को जनरल एंट्री, बार जनरल एंट्री में ले जानी है आईडीसी। हाँ, फॉर्मूला में आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि हमेशा आईडीसी लेसर यहां लिखा होता है, तो आपके समझने के लिए मैंने यहां जीरो लिख दिया। ये लेसर की मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में आईडीसी गिवन भी और सवाल में जीरो लेनी है। चलें जी, एनआई 26.81, कॉस्ट जी। हाँ यार, सेल जरा देखनी पड़ेगी। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी 23.95। इन्वेंट्री क्रेडिट टैली कर जाएगी एंट्री। एक एंट्री और करवा दें आईडीसी की, बारों बार एंट्रीज में डालना है। और आगे फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा और नॉर्मल। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करना है? एनआई से। डन। चलें जी, 5 मिनट और लें। और क्या गलती क्या की थी आपने, बताओ? कैलकुलेटर। आपने क्या गलती की थी? आईडीसी ले ली थी भैया। यही तो इस डायग्राम में बार बार हम चीख रहे थे कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर फाइनेंस लीज में आईडीसी को कहां डालता है? बोलें, सेलिंग एक्सपेंस में। इसलिए इस फॉर्मूले में बस नहीं लेनी। बाकी अगर आईडीसी ऑफ लेसर गिवन हो इनमें, वो ले लेनी आपने। चलें जी, 0.3 करें इसका। यार 0.2 को हाथ ना डालिएगा। हमारा लीज का आप समझ लें आखिरी कॉन्सेप्ट रहता है 0.2। उसमें एक कॉन्सेप्ट है लीज का, वो मैंने आपको किसी दिन कराना है। तो 0.3 करें जी। 0.3 नहीं, इसमें पैसे पुसे कोई नहीं है। ये पहले आप समझ लो स्टोरी क्या चल रही है। कैमरा उधर कर लो, किसी ने तस्वीर खींचनी थी तो। हाँ, ओहो, रोकें जरा, मादरत।